हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो आपकी गिरिराज में आए हैं। और कई बार क्या होता है कि जो आपका आने वाला एग्जाम है अभी, ठीक है, एचएएस का, लाइट का, चाहे जो दूसरे भी एग्जाम है, जो कुछ टॉपिक यहाँ पर होते हैं, गिरिराज में आए होते हैं, वही उसी से या उसी से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी आ जाते हैं। और ये आपके गिरिराज के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, इनकी शुरुआत है आपकी मई 2023 से लेकर के मई 2024 तक। तो ये आपके लगभग एक साल का इसमें कवर कर दिया गया है। 30-32 आर्टिकल होंगे इसमें जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हैं। तो एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इसको यूट्यूब पर डाल रहे हैं क्लासेस में। अभी तक इस वाली प्रीवियस आप क्लास देखेंगे तो जनरल साइंस हमने करवा दी है। जनरल साइंस की वीडियो हमने अपलोड कर दी है, जो क्लास के स्टूडेंट है वो जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। और रिवीजन की क्लास भी अपलोड कर दी है, मैपिंग की क्लास आपकी नेक्स्ट अपलोड हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट। पहला आर्टिकल है आपका आया हुआ कुशल आपदा प्रबंधन से। और ये क्यों न्यूज में था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो अभी बाढ़ आई, बादल फटे, भूस्खलन हुए, उसकी घटनाएं बहुत सारी सामने आई। बहुत सारे ऐसे घर थे, किसानों को हजारों बीघा जमीन का जलमग्न हो गई, उन्हें बहुत सारा खतरा। अब क्यों जरूरी है ये, आप ये चीजें मेंस में भी लिखेंगे, हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ प्रीलिम में भी आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, जहां पर समर हिल में शिव मंदिर के पास आपको अचानक भूस्खलन देखने को मिला। तो ये आपको याद किस तरीके से रखने हैं, जब आप मेंस में लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल शिमला, सोलन, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा में सब देखने को मिला, और बहुत सारा फोकस आप डालेंगे कि भैया शिव मंदिर में बहुत सारे लोगों की जान गई, तो ये दुखद था। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मंडी की सुकेती खड्ड में बाढ़ आने से बल घाटी में, बल घाटी आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है ये, और सुकेती खड्ड है और बल घाटी है, तो सामने ही आ गया आपका। तो जरूरी हो गया हमारे लिए। यहाँ से कुछ लोग थे जो फंस गए थे। साथ में पोंग डैम कहाँ पर है, उसके कारण सैकड़ों लोगों की जान फंस गई। ये हमने करंट अफेयर में भी देखा था। पोंग डैम जो न्यूज में चला हुआ था आपका, काफी न्यूज में चला हुआ है पोंग डैम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी यहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है, जिसको बैन कर दिया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट, द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी किया था कि पोंग डैम के आसपास कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो हम देखेंगे कि इसके अतिरिक्त सरकार ने, जिस पर लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, इस पर किए गए थे। देखो, भविष्य में ऐसी आपदाओं के दुष्प्रभाव को कम किया जाए, और एक मिनट जरा, कम किया सरकार ने दीर्घकालीन योजना तैयार कर रखी है, जिस पर लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये है हमारा वे फॉरवर्ड, कि हम क्या करेंगे इन सभी घटनाओं से बचने के लिए, ताकि इस तरह की घटनाएं जो है वो आगे हमारे सामने अगर आती भी हैं तो हम उसको सही तरीके से हम टैकल कर पाएं। चाहे वो उच्च स्तरीय वैज्ञानिक डेटाबेस हो, उस डेटाबेस को हमें तैयार करना हो, जिसे हम मजबूत कर सकते हैं हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर को। तो हम क्या करेंगे, इस भयावह त्रासदी को देखते हुए इस वर्ष जो स्वतंत्रता दिवस था वो भी सादगी से अपनाया गया। पूर्व में पक्के घरों को आंशिक रूप से इतने रुपए दिए गए, 10,000 रुपए की राशि दी गई। तो ये सारी चीजें जो थी वो की जा रही थी। क्लियर। तो ये हमारा न्यूज में चला हुआ था, क्या क्या उनको सुविधाएं प्रदान की गई, चाहे वो पैसे के रूप में हो, चाहे वो किसी भी तरीके से उनको सुविधाएं दी गई हो। हिमाचल प्रदेश में स्वदेशी तकनीकी ज्ञान द्वारा कीट प्रबंधन किया जा रहा है। तो स्वदेशी तकनीक ज्ञान दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्र, किसानों द्वारा लोगों के सामान्य और स्थानीय रूप से स्थानीय ज्ञान को उनकी अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाज और संस्कारों को संदर्भित करता है। इस तरह के, तो इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा अगर आपको लगेगा। तो आप पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी इसकी। कीट प्रबंधन का ऐसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं आया है, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो सकते हैं। खैर, सोलन में खुला है हिमालय राज्यों में पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन। तो कहाँ पर पहले, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन है वो कहाँ पर खुला था, सोलन में खुला था। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। तो सामुदायिक जो रेडियो स्टेशन है, किसी एक परिभाषा में बांधना संभव नहीं है। मोटे तौर पर किसी छोटे समुदाय द्वारा संचालित कम लागत पर रेडियो स्टेशन, जो समुदाय के हितों और उसकी पसंद और समुदाय के विकास के दृष्टिगत रखते हुए गैर व्यावसायिक प्रसारण करता है, उसे हम सामुदायिक रेडियो स्टेशन या रेडियो केंद्र से कहा जाता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। और इस सामुदायिक रेडियो ने 13 मार्च 2009 में पहला प्रसारण किया था। ये भी हमारे लिए जरूरी हो सकता है एग्जाम में, अगर आपको हमारा सोलन रेडियो 90.4 एफएम हिमाचल की नहीं अपितु हिमालयन राज्यों का पहला सामुदायिक स्टेशन है। और इस सामुदायिक रेडियो स्टेशन ने 13 मार्च 2009 में पहला प्रसारण किया था। ये हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हो गया यहाँ से। क्लियर। और इससे उतनी ज्यादा तो और ज्यादा जरूरी नहीं है।
कम से कम 50% प्रोग्राम स्थानीय स्तर पर स्थानीय भाषा में बनाए जाने की अपेक्षा की जाती है कि भैया ज़्यादा ये, क्योंकि अब मात्रा तो कम हो गई है वैसे लोगों को सुनने की, लेकिन फिर भी हम फ़ोकस तो कर ही रहे हैं। सतत उद्यान विकास को मिले तवज्जो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कर रहे हैं। अब हिमाचल प्रदेश में पूरे भारतवर्ष में सेब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन हम इसको बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? या एप्पल इकोनॉमी अगर हम देखें टोटल जो आपके फ्रूट का प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें से सबसे ज़्यादा तो आपका ये है फलों का राजा जिसे माना जाता है एप्पल, इसका ही सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा इसकी हिस्ट्री पर जाते हैं कि वर्ष 1991-92 में, थोड़ा-सा कम करते हैं, 91-92 में की बात की जाए तो फलों के अधीन कुल क्षेत्र कितना था? ये कहाँ पर है डाटा? ये डाटा आपके आर्टिकल में भी दिया, उसमें भी दिया गया है, इकोनॉमिक सर्वे में। इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है, इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो 1950 और 1951 में अगर बात की जाए तो फलों के अधीन जो कुल क्षेत्र था वो 792 हेक्टेयर था, लेकिन जिसमें कुल उत्पादन 1200 टन था। 792 हेक्टेयर था और उसमें उत्पादन कितना हो रहा था? 1200 टन का। 1200 टन का उत्पादन हो रहा था। जो वर्ष 2021-22 में 2,35,000 कितना 2,35,000 785 हेक्टेयर हो गया था, और तथा फूलों के उत्पादन का 9.29 लाख टन हो गया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट दिस इंफॉर्मेशन, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि कृषि के पलायन फल उत्पादन की तरफ हो रहा है। हम ज्यादातर कैसे जा रहे हैं? फ्रूट्स की तरफ जा रहे हैं। अब अपर हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर फ्रूट्स का ही कल्टीवेशन किया जाता है। लोअर हिमाचल प्रदेश में देखें आप तो सिट्रस फ्रूट का ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। क्लियर? और सिट्रस फ्रूट का प्रोडक्शन किया जा रहा है तो कौन सी गवर्नमेंट या कौन सी विश्व बैंक या कोई बैंक की सहायता से हम कर रहे हैं वो सिट्रस फ्रूट्स, या किसी अदर एजेंसीज की साथ मिलकर के हम वो सिट्रस फ्रूट का उत्पादन कर रहे हैं लोअर हिमाचल में? वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किसकी सहायता से हम लोअर हिमाचल प्रदेश में सिट्रस फ्रूट्स का उत्पादन कर रहे हैं। तो अपर हिमाचल प्रदेश में तो आपका एप्पल का प्रोडक्शन किया जाता है, जिसके अधीन 792 हेक्टेयर था पहले, और कुल उत्पादन हो रहा था लगभग 1200 टन का। 2021-22 में आप देखते हैं 792 हेक्टेयर से बढ़कर कितना हो गया? 2,35,785 हेक्टेयर, और फलों का उत्पादन हो गया 9.29 लाख टन। क्लियर? हिमाचल प्रदेश में फल उत्पादन में सेब का प्रमुख स्थान है, जिसके अंतर्गत फलों के अधीन कुल क्षेत्रफल का 49% भाग आता है। तो कुल फलों का कितना प्रतिशत आ रहा है यहाँ पर? देखो 49%, विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 49% भाग है, तथा कुल उत्पादन में सेबों का उत्पादन जो है वो 81% है, जो अपने आप में एक बड़ी संख्या है। वर्ष 1991-92 में सेबों के अंतर्गत 400 हेक्टेयर क्षेत्र था, जो वर्ष 2021-22 में 1,15,016 हेक्टेयर हो गया है। दिस इज इम्पोर्टेंट। अगर आप अपर हिमाचल से हैं और आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंटरव्यू भी होगा, तो भैया ये इन्फॉर्मेशन बहुत रेलेवेंट रहेगी। अगर आपको पूछा जाए कि ये सेबों का उत्पादन किया जाता है तो आप बताइए जरा इसके बारे में, किस तरीके से इसमें बढ़ोतरी हो रही है और क्यों हमारे इकोनॉमी के लिए ये जरूरी है। क्लियर? सेब के अतिरिक्त यहाँ पर नींबू, फूल उत्पादन, आम, लीची का उत्पादन भी प्रदेश के बागवान धीरे धीरे आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, परंतु उपयुक्त मंडी की उपलब्धता ना होने के कारण, मंडी हमारे पास उतनी है नहीं, अज्ञानता है, इसके बारे में हमें उतना ज़्यादा पता नहीं है, तो हमें वो इन बाकी फ्रूट्स के बारे में उतना नॉलेज है नहीं। अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हम बागवानों को और एजुकेट कर रहे हैं। बागवानों को एजुकेट करने से हम क्या करेंगे? फ्रूट्स में डाइवर्सिटी लाएंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही फ्रूट पर डिपेंडेंट होंगे। अगर बात की जाए शिमला, कुल्लू और किन्नौर जिला की सेब उत्पादन में, इन जिलों की प्रति व्यक्ति आय में जहाँ पर वृद्धि हुई है, साथ ही साथ में अगर जीवन पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हुई है, तो साथ ही साथ में आपका उनके जीवन स्तर में भी वृद्धि हुई होगी। क्लियर? लेकिन परंतु सेब विकास की यह दर कुछ जिलों तक सीमित हुई है। आज के समय में सेब की विभिन्न प्रजातियां हैं जो चाहे किस जैसे भी वातावरण में आपको अनुकूलित कर लेती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सिरमौर वाले कुछ एक ऐसे इलाके हैं, वहां पर फलों का उत्पादन किया जा रहा है, और इसके लिए हम, जैसे कि बिलासपुर है, बिलासपुर जैसी जलवायु में भी सेब की उत्पादकता हो रही है। तो ये जैसे बड़े स्तर पर करने की जरूरत है। तो हम इसको, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर कर रहे हैं, करने की जरूरत है या कर रहे हैं, बाकी जगह पर भी जहां पर अब क्लाइमेटिक कंडीशंस ठीक हैं, अब क्योंकि वैरायटी सेब कितनी ज़्यादा निकल गई है, उनको आप कहीं पर भी उगा दीजिए, तो वहाँ पर आपके सेब उग जाएँगे, ठीक है? इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, साथ ही साथ में इसको बढ़ाने के लिए, या फ्रूट्स के प्रोडक्शन को हम बढ़ाने के लिए और ज़्यादा क्या कर रहे हैं, एक मंडी हमें बढ़ाना पड़ेगा, मंडी की उपलब्धता हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। हमें कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी जो है, वो ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक है नहीं, कुछ एक रीजन में ही है। हमें और क्या करना पड़ेगा, जो किसान हैं, किसानों को ओलावृष्टि या अंतर्वृष्टि, इसके लिए हमें
पैसे देने पड़ेंगे, पैसे इन द सेंस कि सब्सिडी के तौर पर कि वो एंटी हेल नेट लगाए, तो उसके लिए सब्सिडी अभी दी जा रही है, एंटी हेल गन लगाई जा रही है, विदेशी तकनीकों का फ़ायदा लिया जा रहा है। क्लियर? तो ये सब चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं इनको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, तो यही इस आर्टिकल में बताया गया है, सतत उद्यान विकास को मेरी तवज्जो। नेक्स्ट है अद्भुत काष्ठ कला से अलंकृत है मृकुला देवी टेम्पल। हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि मृकुला देवी टेम्पल कहाँ पर है और थोड़ा-सा इसके बारे में। क्लियर है? तो देखते हैं ज़रा। लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलांग के उदयपुर में मृकुला देवी का मंदिर स्थित है। इस मंदिर को 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह मंदिर प्राचीन काष्ठ कला का अद्भुत उदाहरण है, व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट आर्टिकल। हो सकता है मीन्स में, अलाइड में स्थित क्वेश्चन आते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मृकुला देवी टेम्पल ऑफ उदयपुर। उदयपुर कहाँ पर? लाहौल स्पीति में। तो थोड़ा-सा इसके बारे में देखते हैं। आपको जब भी इससे क्वेश्चन आए, मान लीजिए आपको आते हैं टेम्पल से या आपको क्वेश्चन आते हैं फेयर एंड फेस्टिवल से, तो आप शुरुआत कैसे करेंगे उनकी? शुरुआत आप इस तरीके से कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि से जाना जाता है। यहाँ के लोग देवी-देवताओं के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। क्लियर है? तो ये आपको एक पॉजिटिव यही देगा कि भैया हाँ, यहाँ हिमाचल प्रदेश में तो है ही और उसके बाद आप उसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये यहाँ पर है, ये इसके द्वारा बनाया गया था। तो लाहौल स्पीति के मुख्यालय जो केलांग है, वहाँ से ये 56 किलोमीटर की दूरी पर है, उदयपुर गाँव में। क्लियर है? और यहाँ मंदिर प्राचीन काष्ठ कला का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर में स्थापित मूर्ति को महा महिषासुरमर्दिनी के नाम से जाना जाता है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि कौन-सी नाम से इनको जाना जाता है। कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। मंदिर में स्थापित मूर्ति को महिषासुरमर्दिनी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह मूर्ति अष्ट धातु से बनी हुई है। ये भी हमें पता होना चाहिए। पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर आते हैं काम, लेकिन हमें क्या है थोड़ा-सा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा-सा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों पता होना चाहिए। ठीक है? अब क्या होता है कि ऐसी मान्यता है कि माँ काली खप्पर वाली कलकत्ते से आई हैं, जिनका प्रमाण मंदिर प्रांगण में शिला पर बने पैरों के निशान से है। उसके बाद ऐसा निशान कारपुंजे नामक स्थान पर है, जिसे ऐसा ही निशान चिनाब नदी के पार भी है तथा उसी सीध में पहाड़ी पर भी चरण चिन्ह है। तो मृकुला देवी का मंदिर इतिहास द्वापर युग के दौरान पांडवों के वनवास काल से जुड़ा हुआ है। समुद्र तल से 2623 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मंदिर अपनी अद्भुत शैली और लकड़ी की नकाशी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर माँ काली की महिषासुरमर्दिनी की 8 भुजाओं वाली रूप की पूजा होती है। जो मूर्ति है यहाँ पर ऐसी मूर्ति है। यह मंदिर कश्मीरी किन्नौर शैली में बना हुआ है। दिस इज इम्पोर्टेंट। ये मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है? तो कश्मीरी कन्नौर शैली में बना हुआ है। बताते हैं कि महाबली भीम एक दिन, स्टोरी भी आपको पता होनी चाहिए, तो अगर आप तो किन्नौर से हैं तब तो आपको पता ही होना चाहिए इसके बारे में। महाबली भीम का एक दिन विशालकाय पेड़ को यहाँ लाए और उन्होंने देवता के लिए शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा से यहाँ मंदिर निर्माण के लिए कहा। तो विश्वकर्मा ने एक दिन इस मंदिर का निर्माण किया। आज भी मंदिर के भीतर उन दिनों के बनाए रामायण और महाभारत की कलाकृतियां देखने लोग यहाँ पर दंग रह जाते हैं। कहीं मृत्युशैया में लेटे भीष्म पितामह, कहीं सागर मंथन, सीता द्रौपदी स्वयंवर, अभिमन्यु का चक्रव्यूह सहित कई देवताओं की लकड़ी की बनाए मौजूद यहाँ पर चित्र हैं। और मंदिर की लकड़ी की दीवारें पहाड़ी शैली में बनी हुई है। जो मंदिर की लकड़ी है की दीवारें जो है वो कैसी बनी हुई है? पहाड़ी शैली में। अगर मंदिर की बात करें तो वो कश्मीरी कन्नौज शैली में बना हुआ है। क्लियर है? और ये कुछ और भी हैं जो मूर्ति यहाँ पर है, तो ये हम बता सकते हैं। कृष्ण अर्जुन बोध से प्रासंगिक चित्र भी हैं यहाँ पर। राजा बलि द्वारा बामन को धरती दान और सागर मंथन आदि पौराणिक कथाओं को का प्रभावशाली चित्रण यहाँ पर किया गया है। कुछ चित्रों में गंधर्वों का योग मुद्राओं व अप्सराओं को नृत्य मुद्रा में दर्शाया गया है। मान्यता है कि महिषासुर का वध करने के बाद माँ काली ने यहाँ पर खून से भरा हुआ खप्पर रखा था। यह खप्पर आज भी यहाँ काली माता की मूर्ति के लिए इसके पीछे ही रखा गया है। तो इतना अगर हमें इम्पोर्टेंट हो तो हमें काफ़ी है ये। और यह गाँव तांदी किश्तवाड़ मार्ग व चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी है? चिनाब नदी के किनारे में। और जो बोध है, बोध का मानना है कि यहाँ यह वही स्थान है जहाँ प्रसिद्ध तांत्रिक संत पद्मसम ने अपनी यात्रा के दौरान ध्यान लगाया था। बौद्ध धर्म ग्रंथों में उदयपुर में चिनाब एवं मियाड नाला नदी के संगम पर को तांदी के नाम से पवित्र माना गया है। तो ये आपके बोध से भी रिलेटेड है, हिंदू से भी रिलेटेड है। तो हमें ये 2 चीज़ें पता लग गई। क्लियर है? अच्छा, एक और चीज़ भी है यहाँ पर। भारतीय इतिहास के बेजोड़ नमूनों में शुमार मृकुला देवी मंदिर में जाकर हमारी प्राचीन और समृद्धशाली संस्कृति देखने को नज़र मिलती है। 16वीं शताब्दी की बताते हैं कि 16वीं शताब्दी से पहले इस गाँव का नाम मरगुल था। ये भी ज़रूरी है हमारे। तो पहले इसका नाम क्या था? मरगुल था। यहाँ चंबा के राजा उदय सिंह लाहौल आए। यहाँ चंबा के जो राजा थे जिनका नाम था उदय सिंह,
वो लाहौल आए, उन्होंने देवी की अष्टधातु की मूर्ति की स्थापना की। इसके बाद गाँव का नाम उदयपुर पड़ गया। तो ये हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है। देखिए, ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। अद्भुत काष्ठ कला से अलंकृत है मृकुला देवी टेम्पल। इम्पोर्टेंट आर्टिकल। नेक्स्ट वी हैव डग्याली की रात। अब ये डग्याली की रात क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस तरह के महोत्सव जो कहीं पर मनवाए जाते हैं, क्यों मनाए जाते हैं? क्या होता है इस त्योहार में? तो न्यूज़ में चला हुआ है, आर्टिकल भी आया हुआ है, तो क्यों ना पढ़ ही लिया जाए एग्जाम से पहले। तो हिमाचल प्रदेश में ऐसे त्योहार हैं, उत्सव मनाए जाते हैं। अगर आपने वही सेम क्वेश्चन आपको आ जाए कि ऐसे कौन-कौन से त्योहार हिमाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं और क्यों इनकी सद्धता जो है वो एग्जाम हमारे लिए ज़रूरी है। तो जिनका जनमानस से विशेष महत्व है, भाद्रपद। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एग्जाम के लिए ज़रूरी। भाद्रपद मास की चतुर्दशी को मनाया जाने वाला ये त्योहार डग्याली भी इन्हीं त्योहारों में से एक है। देव आस्था के साथ जुड़े इस त्योहार को लेकर समाज में कई तरह की परंपराएं और भ्रांतियां आज भी व्यापक हैं। कहा जाता है कि देवी देवताओं ने भाद्रपद माह की चतुर्दशी व अमावस्या के 2 दिन डायन को नाचने के लिए अनुमति दी है। यह मान्यता है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है। इस त्योहार को हल्ला केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा होता है, परंतु शिक्षित समाज आज का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं मानते हैं। ये तो है ही कि जहां पर भी आप जाएंगे तो वो मानते ही नहीं है इस त्योहार को। इस त्योहार को मनाने के लिए छोटी डग्याली या चतुर्दशी के दिन प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में यह रहने वाले लोग झाड़ी-नुमा कांटेदार पौधे टिम्बर की 3 फुट एक लंबी लाठी काट कर घर लाते हैं और 3 फुट डंडे को घर के दरवाजे पर किसी मेक के सहारे रखते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर भी ये फेस्टिवल मनाया जाता होगा या त्योहार त्योहार मनाया जाता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस कंटीले डंडे को घर के मुख्य द्वार पर लगाने को शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि इससे घर में किसी तरीके का जादू टोना नहीं होता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में यह विशेष रूप की घास होती है जिसे कुशा कहा जाता है और अमावस्या के दिन उखाड़ कर लोग घर लाते हैं और इसे घर में सुखाकर रखा जाता है। यह कुशा शादी ब्याह व अन्य कर्मकांड के कार्यों में पुरोहित द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। डग्याली के पहले कुल पुरोहित और देवी देवताओं के गुर गांव में घर घर जाकर चावल और सरसों के दाने मिलाकर के मंत्रोच्चारित कर लोगों में बांटते हैं और इसके बदले उन्हें अनाज व पैसे दी जाते हैं। छोटी और बड़ी डग्याली के दिन घर के अंदर और घर के आसपास खेत खलिहान में चावल और सरसों के थोड़े थोड़े दाने फेंके जाते हैं। और पौराणिक मान्यता ये है कि चावल व सरसों के दाने को घर आंगन और खेत खलिहान में डालने से डायन का जो प्रभाव है वो नहीं होता है। और घर के दरवाजे पर गौशाला व रास्ते में संध्या काल में एक भेखल पौधे की टहनी भी रखते हैं। भेखल आपने सुना होगा, कांटा ही होता है उसमें हरी हरी जैसी पत्तियां होती है, छोटी छोटी लंबी लंबी जैसी पत्तियां होती है। और चतुर्दशी के दिन टिम्बर की टहनियां दरवाजे घर आंगन में रखते हैं, जिससे अमावस्या में दिन भेखल का पौधा दरवाजे में लगाते हैं। डायन को उसका आसन दिया जाता है। यदि डायन कोई हरकत करे तो अमावस्या के दिन उस पर टिम्बर से प्रहार किया जाता है और तीसरे दिन सरसों के अंदर गौशाला में डाली जाती है, उसे साफ करके बाहर निकाला जाता है। तो कब मनाई जाती है आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर है, ज्यादा तो नहीं जाएंगे इसमें, लेकिन पता होना चाहिए आपको। यह भी पौराणिक मान्यता है कि डायन नाचने से पहले देवी देवताओं के मंदिर से नाचने की अनुमति लेती है। यह भी शपथ लेती है कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो इस तरीके की परंपराएँ हैं जो आपके हिमाचल प्रदेश में हमारे हिमाचल प्रदेश में होती हैं। तो वैसे ही आप एक है डग्याली की रात। तो डग्याली डायन से रिलेटेड है। कब मनाई जाती है आपके भाद्रपद मास की चतुर्थी को मनाई जाती है डग्याली। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण और समाधान। तो ये हमारे लिए मेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ही है। जब अभी तो आप प्रीलिम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब आप बाद में तैयारी करिएगा तो भैया ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना? क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना 90%, इंटरव्यू में पूछने की संभावना 90%, 99 रख दीजिए। तो क्या ही है कि भैया हमारे क्या आपदा के कारण क्या हुए और उसका समाधान क्या हो सकता है। इस वर्ष प्रदेश में जो जुलाई अगस्त में की भारी बारिश हुई, जिसमें लगभग कितने करोड़ का नुकसान हुआ देखो, लगभग 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये आपके 10,000 करोड़ रुपए यहाँ पे लिखा हुआ देखो, 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। 327 मौतें हुई हैं। राज्यों में 1 जून 31 जुलाई को तक कितनी बारिश हो गई थी? 56% बारिश अधिक हुई, जो 558.1 मिलीमीटर हुई थी। सामान्य तौर पर जब बारिश होती थी तो 357 मिलीमीटर तक होती थी, लेकिन अभी बारिश 56% अधिक हुई, जो लगभग 558.1 मिलीमीटर हुई। जिससे बाढ़ आना, बादलों का फटना हो गया, तूफान हो गए, जमीन का खिसकना हो गया। तो ये सारी चीजें हुई थी उस वक्त के लिए, तो हमें पता है ये। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? कारण ये है
हिमाचल प्रदेश में जो भारी बारिश और बादल फटने की घटनाएं कुछ वर्षों में बढ़ गई हैं, इसके पीछे मुख्य कारण है पर्यावरण का गर्म होना, लगातार गर्म होना, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, क्लाइमेट चेंज होना, वृक्षों को हम काट रहे हैं, जंगलों में हम आग लगा रहे हैं। आजकल भी देखिए कि जंगलों में कितनी आग लग रही है ना? आज के समय में देखिए कितनी जंगल आग लग रही है। चोरी छिपे जंगल में हम पेड़ काट रहे हैं। माफिया तस्करी है, जो कर्मचारी या अधिकारी कड़ी निगरानी करते हैं, उनको माफिया नुकसान पहुंचाने से डरते नहीं है। सैंज कुल्लू में आई बाढ़, 3,133 स्लीपर और 723 क्यूबिक मीटर बालन की लकड़ी का बहते आना, जिसको वन विभाग द्वारा पकड़कर अपने कब्जे में लेना, इस बात को सिद्ध करता है कि पेड़ों का अवैध कटान हो रहा है, माफिया काम कर रहा है। फोर लेन हमने बनाया, अब फोर लेन बनाते हुए हमने सड़कों में कई सारे पेड़ काटे हमने, उनके बचाने की कोशिश भी नहीं की गई। उन्हें बचाया जाना चाहिए था। इसीलिए तो हिमाचल प्रदेश में जगह-जगह भूमि कटाव की समस्याएँ आ रही हैं। आप देखिएगा शिमला से सोलन जाते हुए या शिमला से चंडीगढ़ जाते हुए आपको रास्ते में कई प्रकार के 4 लेन तो हमने बना दिया, लेकिन उसको भी कैसे काट दिया? 90 डिग्री के एंगल पर काट दिया। जो 90 डिग्री के एंगल पर नहीं होना चाहिए था, लगभग 45 या 60 डिग्री के एंगल पर उसको कट किया जाना चाहिए था। और वो लगातार खिसकता ही जा रहा है। तो ये सारी घटनाएँ जो हैं वो बढ़ रही हैं। निजी भूमि से पेड़ कटाव के लिए नियम सख्त करने की आवश्यकता है। और हिमाचल प्रदेश में 4 लेन परियोजनाओं के बारे में दोबारा सोचना चाहिए कि हमें ये करना भी है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए ठीक भी है या नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में 4 लेन परियोजनाओं को, अच्छा ये हो गया। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, तो ये पेन नहीं चल रहा है थोड़ा-सा। परिस्थितियों को देखते हुए पहाड़ों और पेड़ों को बचाया जाना चाहिए। पर्यावरण में संतुलन बनाकर प्रदेश में आगे ऐसी आपदाएं स्थायी हल ढूंढा जाए। हिमाचल प्रदेश के ऊपर पहले ही भारी ऋण है, और ऊपर से इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा से नुकसान, जिसके लिए केंद्र को खुलकर इस समय हिमाचल प्रदेश की आर्थिक सहायता करनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ग्रांट जो आती है सेंटर से वो कम हुई है पिछले वर्षों। जो 37.6% थी, फिर डिक्लाइन हुआ, अब जाकर के लगभग 25% के आसपास है जो ग्रांट फ्रॉम द सेंटर है। क्लियर? ओके। सभी डैम जो है, अब डैमों में भी जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर की तरफ आ रहा है, जो आपने देखा मलाना डैम में। बातें ऐसी चल रही थी, ये डैम जो है वो फट भी सकता है, जो ओवरफ्लो हो रहा है, नीचे से जम गई है। तो ये सभी भी आ रही थी घटनाएं। हमें क्या करना चाहिए? जो नदियां हैं, चैनलाइजेशन या सुरक्षा दीवार लगा करके सड़क और उसके साथ लगती हुई बस्तियों को सुरक्षित करने के आदेश दिए जाने चाहिए, जैसा कि आपका कुल्लू में हुआ। कुल्लू में जो पानी आया वो बीचों बीच चले गया। अब हमारे लिए ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए कि वो जो पानी है उसको चैनलाइज किया जाए। झील की सिल्ट को निष्पादन के लिए दूसरे उपाय ढूंढने चाहिए, ताकि लोगों को उपजाऊ भूमि को बंजर होने से बचाया जाए, बरसात में जमीन और घरों के जलमग्न होने से बचाया जा सके। फोर लेन परियोजनाएं जो विकास के लिए जरूरी है, परंतु हमें भूविज्ञान को मद्देनजर रखते हुए फोर लेन की शर्तों में उसके नियोजन के लिए सरकार एवं इसकी संयुक्त कमेटी यहाँ पर गठित की जानी चाहिए। वैज्ञानिक तरीकों से नदियों में से जो रेत या पत्थर आदि निकाल कर इसकी गहराई को बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कई बार डंपिंग की जा रहा है, और मलबा जो नदियों में फेंका जा रहा है, बाद में जाकर के वही मलबा आगे बाढ़ का कारण बनते हैं फिर। क्लियर? तो ये रेत बजरी पत्थरों का उपयोग करना चाहिए इसके लिए, चैनलाइजेशन के लिए। सरकार को नदियों के किनारे 100 मीटर से बाहर ही निर्माण करना चाहिए, क्योंकि कंक्रीट जब हम करेंगे उसको पूरा के पूरा, तो पानी जो है वो नीचे अंडरग्राउंड जाएगा नहीं तो बाढ़ आ जाएगी। तथा जनता से इस शर्त को सख्ती से अपनाने की कदम हमें उठाने चाहिए। बहुत ये उठाने चाहिए कदम। अस्थायी टापू पर कोई भी पर्यटक गतिविधि नहीं होनी चाहिए। गैर और कानूनी और अवैध खनन को रोका जाना चाहिए। तो ये है हमारे सॉल्यूशन। पौधारोपण करना पड़ेगा, ठीक है? और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये आपके फिर मेंस के लिए जरूरी है। पेड़ों की कटाई जो है 45 डिग्री के कोण पर तथा स्टैम्प में करनी चाहिए, ना कि 90 डिग्री के एंगल पर, जैसा कि अभी हुआ है, जो मैंने आपको बताया भी था अभी। तो यही सारी चीजें हैं जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को करनी चाहिए, और क्या कारण है इसके, क्या समाधान है इसके, वो हमें पता होना चाहिए। क्लियर? मेंस के लिए जरूरी है, प्रीलिम के लिए भी आ सकते हैं क्वेश्चन कई बार। पर्यटन विकास में पारंपरिक व्यंजनों की महत्वपूर्ण भूमिका अहम है। तो जो आपके पारंपरिक व्यंजन हैं, उसकी भी हमें पता होना चाहिए कि हमें उसको और ज़्यादा बढ़ाना है। लेकिन ये तो इम्पोर्टेंट आपका उतना आर्टिकल नहीं है, पढ़ सकते हैं आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी हमारी सब्जियाँ यहाँ पर, लिंगड़ हो गया, आपने अंजीर के फल है, जंगली जो भी हमारे ऐसे कुछ फल हैं जो यहाँ पर सिर्फ हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं। ऊर्जा सरप्लस राज्य, दिस इज इम्पोर्टेंट आर्टिकल। ऊर्जा सरप्लस राज्य, एनर्जी सरप्लस स्टेट हमें बनाना है। तो प्राकृतिक संपत्ति से यहाँ पर सीधे आर्टिकल में आएंगे।
प्रदेश में जल विद्युत दोहन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। यहाँ की सदाबहार नदियों में लगभग 27,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता विद्यमान है, जिसमें से अभी तक 10,000 मेगावाट से अधिक ऊर्जा का दोहन हो चुका है, जो हिमाचल प्रदेश की कुल राज्य उत्पादन क्षमता का 44% है। दिस इज इम्पोर्टेंट आर्टिकल, इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कितना है? 27,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता है, लेकिन उसमें से अभी 10,000 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जा चुका है, जो लगभग कुल उत्पादन का 44% है। और विद्युत की घरेलू मांग को पूरा करने और राज्यों को पावर स्टेट सरप्लस बनाने बनकर उभरा है। यही विद्युत उत्पादन राज्य सरकार के लिए आय का मुख्य स्रोत है। राज्य सरकार विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी के उद्देश्य से नई ऊर्जा नीति बनाने पर विचार कर रही है कि हम नई एनर्जी पॉलिसी लेकर के आए, जिसके तहत भविष्य में मुफ्त बिजली रॉयल्टी को मोहलत का प्रावधान पूरी तरह समाप्त किया जाए और पूर्व में दी गई छूट को समाप्त करने पर भी विचार किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे लिए। सरकार ने अपनी स्वर्णिम ऊर्जा नीति 2021 ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो स्वर्णिम ऊर्जा नीति 2021 के तहत वर्ष 2030 तक 10,000 मेगावाट अतिरिक्त हरित ऊर्जा उत्पादन और प्रदेश को जल बैटरी राज्य के रूप में विकसित करना और 100% हरित हरित ऊर्जा का उपयोग, ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा को बढ़ावा, औद्योगिक उत्पादन में 100% हरित ऊर्जा का उपयोग को बढ़ाना और परियोजना में समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को बढ़ाना। ये हमारे मीन्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और प्रीलिम के लिए तो है ही। सभी परियोजनाओं के आवंटन के लिए 12% मुफ्त बिजली का उत्पादन करना, स्थानीय हिमाचलियों को कम से कम 80% रोजगार सुनिश्चित करना जब यहाँ ऐसे प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। क्लियर? प्रदेश सरकार विश्व बैंक की सहायता से 2,000 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल प्रदेश का पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम आरंभ करेगी। क्या करेगी? 2,000 करोड़ रुपए से विश्व बैंक की सहायता से पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन क्या आ जाएगा? पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम हिमाचल प्रदेश में किस की सहायता से चल रहा है और कितने की लागत है? 2,000 करोड़ की लागत है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? 200 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा। 13 शहरों और 11 सब स्टेशन व 2 बड़ी विद्युत वितरण लाइनों का निर्माण करने का प्रावधान है। HPTCL द्वारा 464 करोड़ रुपए की लागत से 6 EHV सब स्टेशन कालाम ये लगाए जाएंगे और प्रदेश को जो बिजली विक्रय से अधिक राजस्व प्राप्त होगा। इसके लिए ऊर्जा के क्रय विक्रय के दक्ष प्रबंधन हेतु सेंट्रलाइज सेल की स्थापना की जाएगी। अगर हम उत्पादन तो कर रहे होंगे, लेकिन उत्पादन फिर बेचने भी तो है, बेचने से हमें फायदा भी तो होना चाहिए, तो इन सब चीजों के लिए एक सेंट्रलाइज सेल भी हमें बनाना पड़ेगा। अब हिमाचल प्रदेश में जल दोहन की शुरुआत हुई थी वो 1908 में चंबा रियासत में शुरू हुई थी, जब हमने पहला यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट लगाया था। चंबा रियासत में राजा भूरी सिंह ने पहाड़ी रियासतों में सर्वप्रथम जल परियोजना का निर्माण किया था। ठीक है। और 1912 में शिमला जिला, तो ऐसा कट गया हो रहा है, वर्तमान में शिमला में राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड 28 परियोजनाओं में से 489.16 मेगावाट उत्पादन कर रहा है, जिसमें से 126 मेगावाट का, ये आपने याद रखना है, डायरेक्टली पूछ जाता है कि लार्जी का कितना मेगावाट ये है, तो लार्जी 126 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट है। फिर आपका 120 मेगावाट का संजय विद्युत जल परियोजना फिर आपका 66 मेगावाट का बस्सी पावर हाउस प्रोजेक्ट, फिर 60 मेगावाट का गिरी पावर प्रोजेक्ट हो गया। इसके अलावा 22.5 मेगावाट का घानवी प्रोजेक्ट है। ठीक है। 116.95 मेगावाट आंध्रा हो गया। तो ये सारे हैं जो निरंतर जो है विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के विद्युत जल दोहन के क्षेत्र में अद्भुत विकास इसमें किया जाएगा। यहाँ बिजली ना हो, 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। उस समय प्रदेश के कितने गांव में बिजली थी? तो आप देखते हैं कि 2,994 गांव में बिजली थी। आज हर घर में बिजली है हमारे पास। तो दिस वाज अबाउट द एनर्जी सरप्लस। हमें बनाना है कि हम ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करें, बाहर की स्टेट्स में हम बेचें और उससे हमें फायदा हो। हम ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस करें, ग्रीन एनर्जी पर हमें करना है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट कब तक बनाना है, ग्रीन एनर्जी स्टेट कब तक बनाना है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इकोनॉमिक सर में बताया गया है। भगवान शिव का पावन स्थल चूड़धार। तो चूड़धार के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए? देखो, चूड़धार एक तो स्टोरी है, चूड़ेश्वर महादेव से रिलेटेड स्टोरी है कि भैया वो कहाँ कब यहाँ पर आए थे। तो भगवान शिव का ये पावन स्थल है चूड़धार। यहाँ पर अगर देखें तो कितनी हाइट है इसकी? 3,647 मीटर है। सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी है। अब दिक्कत ये है कि, दिक्कत तो नहीं, ये है कि ये फेमस इसकी ऊंचाई से नहीं है, बल्कि यहाँ पर विराजमान देव शक्ति से है। यहाँ पर कौन है? चूड़ेश्वर महादेव।
शिरगुल महाराज के नाम से जाना जाता है। अब क्या है इसकी मान्यता? देखिए, पुरानी मान्यता के अनुसार इस वर्ष इस पूरे क्षेत्र में लोग अपनी मनोकामनाएँ पूरी करने के लिए यहाँ पर आते हैं। अत्यधिक ऊँचाई पर होनी चाहिए आप अधिक ऊँचाई है तो आपकी लगभग बर्फबारी यहाँ पर रहती है। 4 से महा ब 5 से वर्ष के लिए ये बंद रहता है। शिरगुल महादेव का अच्छा, इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं थोड़ा-सा। तो चूड़धार के इतिहास की तो शिरगुल महादेव का जन्म चूड़धार से 95 किलोमीटर दूर राजगढ़ के गाँव शाया में हुआ था। दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि शिरगुल महादेव का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो शिरगुल महाराज का जन्म हुआ था चूड़धार से 95 किलोमीटर दूर राजगढ़ के गाँव शाया में। उनके छोटे भाई जिन्हें हम बिजट यानी कि बिजली के देव महाराज के नाम से जानते हैं, बाल अवस्था में ही माँ का देहांत होने के कारण वो अपने मामा के घर मढ़ौन चले गए। कुछ वर्ष बाद वहां पर सराहा गए, जिसके बाद उनके छोटे भाई विजय महाराज रहते थे। विजय देव ने उन्हें चूड़धार में रहने के लिए चूड़िया राक्षस के बारे में बताया। विजय महादेव ने उन्हें चूड़धार में रहने वाले एक चूड़िया राक्षस के बारे में बताया, जो आसपास के गांव में पशु और इंसानों को अपना शिकार बना रहा था। दोनों देवों ने उसे मारने की योजना बनाई और अगली सुबह आसपास के गांवों के साथ वे चूड़धार पहुंच गए। दोनों का चूड़िया दानव के साथ घमासान युद्ध हुआ, परंतु जैसे ही विजय महादेव ने उसे मारने के लिए उसकी ओर बढ़े, तो उन पर एक शक्तिशाली वार किया गया, जिस कारण वह मूर्छित हो गए। यह देख शिरगुल महाराज क्रोध में आ गए। उन्होंने जमीन से एक चुटकी धूल आसमान की ओर फेंकी और पूरा आसमान बादलों से घिर गया। आसपास लोगों के नाम के जयकारे लगाने शुरू हो गए। शिरगुल देव ने अपने रौद्र रूप में आ गए और विजय देव ने मूर्छा से बाहर आ गए। भगवान शिरगुल दैविक अस्त्र से लेकर दानव की ओर गए और पथरीला रास्ता होने के कारण उन्होंने उसे दबोच लिया और एक बार में ही उसका सर धड़ से अलग कर दिया। उस क्षेत्र के लोगों को उन्होंने आतंक से उसको मुक्त करवाया और शिरगुल देव मानसरोवर से जल लाकर वहां पर जल की समस्या की समाप्ति कर दी। आज भी जल का चश्मा मौजूद है, जो श्रद्धालु उसे पीने के लिए स्नान करते हैं तो उसे पवित्र मानते हैं। मौजूद समय में वहां पर भोलेनाथ की एक विशाल मूर्ति स्थापित की गई है और उसे भक्तजन उनके आगे की पूजा अर्चना शीश झुकाते हैं और यहाँ पर वर्षभर मेला भी आयोजित किया जाता है। इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आपके। एक आपको पता भी होना चाहिए, शिरगुल महादेव चूड़धार विजय महाराज, ठीक है, उनके भाई थे। तो दो आपके विजय महाराज और ये के शिरगुल महाराज, तो दो भाई थे जिनका जन्म आपके राजगढ़ की गांव शाया में हुआ था। तो इतना मलौड़ में वो चले गए थे विजय महाराज जो हैं, क्योंकि उनकी माँ का देहांत हो गया था। फिर वो सराहा गए, उनके छोटे भाई विजय महाराज रहते थे। तो दोनों से रिलेटेड ये कहानी है, हमें पता होना चाहिए। हाइट पता होनी चाहिए 3647 मीटर। हिमाचल प्रदेश की दिव्य देवता महासू, महासू देवा का मंदिर कहाँ पर है? ठीक है, तो महासू मंदिर के बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई है। वैसे महासू आपको पता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट को कहते थे? शिमला को कहते थे ना। तो ये सब चीजें हैं। ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये आपका ऊपरी शिमला है। ऊपरी शिमला में ये मंदिर शामिल है। और महासू देवता का मूल मंदिर उत्तराखंड के हनोल में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया कि महासू देवता का जो मूल मंदिर है वो कहाँ पर है? वो उत्तराखंड के हनोल में स्थित है। क्लियर? तो इसके बारे में हम तो ज्यादा नहीं जाएंगे, उतना ब्रीफली नहीं भी बताया गया है, लेकिन ये पता हो गया आपको कहाँ पर है। क्लियर है? नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट आर्टिकल, राष्ट्रीय परिदृश्य में हिमाचली साहित्य। तो कुछ एक आर्टिकल रह गए हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी की वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश का साहित्य राष्ट्रीय परिदृश्य में आखिरकार क्या है। तो एग्जाम से पहले ये वीडियोस आपको देखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।